बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। आप लोग को याद होगा जब इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हम दिए थे उसमें आपको बताए थे कि हम इसमें दो टाइप के सेल के बारे में स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। शुरुआत में जो फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बताए थे दो प्रकार के सेल के बारे में अध्ययन किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। उसमें हम ये बताए थे एक वैद्युत रासायनिक सेल जिसे वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरा प्रकार का जो हमारा था, दूसरा प्रकार का हमारा क्या है, ये वैद्युत अपघटनी सेल। यानी कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो वो हम क्या पढ़ रहे थे वहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होके वो किसमें कन्वर्ट होता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता था। लेकिन अब आज हम उसको वैद्युत अपघटनी सेल में उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। कहने का मतलब वह सेल जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ये आप पहले नोट भी कर चुके होंगे, वही उसी चीज़ के बारे में आज यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वहाँ डिफिनेशन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो अभी तक हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है, सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया करके वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन आज उसी का जस्ट उल्टा यानी कि उसका अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी हम वैद्युत ऊर्जा देंगे और वो वैद्युत ऊर्जा दे करके और रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित करेंगे। तो यानी कि उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर गलित NaCl का विद्युत अपघटन ले लेते हैं। यानी कि जैसे कोई एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं, गलित NaCl, यहाँ पर लिखे हैं गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम क्या लिए हैं, यहाँ पे एक गलित NaCl लिए। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी एक कंटेनर है, यहाँ पर इसको समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कंटेनर हम लिए हैं और उस कंटेनर में यहाँ पर हम NaCl जो है गलित अवस्था में यहाँ पर उसमें रखे हुए हैं। यानी कि हम यहाँ पे NaCl को गलित फॉर्म में लिए हैं। यानी कि जैसे जो नमक होता है, नमक गलने पर जो उसकी स्थिति होती है, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, गलित अवस्था बोलते हैं। यानी तो उसी को कह सकते हैं जो NaCl है, NaCl को गला करके जो वहाँ पर प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, गलित फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर एक कंटेनर में उस NaCl का गलित फॉर्म यहाँ पर लेते हैं। यानी कि गलित फॉर्म में इसमें क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि वो अपने आयन में टूट चुका है।
अब इसमें हम काम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, यानी कि इसमें देखेंगे और इस इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोड के एक सिरे को हम यहाँ पर बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और जिसको हम एक बीच में ऑटो कट लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो ये बड़ी वाली प्लेट है ये प्लस प्रदर्शित करता है, छोटी वाली प्लेट है ये क्या प्रदर्शित करता है, निगेटिव प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम आपको इसके पहले वाले जो सेल पढ़ा रहे थे, तो सेल में यहाँ पर हम बता रहे थे कि यहाँ पर उसका देखेंगे थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। यहाँ पर जो एक प्लेट होगा, यानी कि एक प्लेट हमारा किसका यहाँ पर होगा, एनोड का, एक प्लेट क्या होगा, एनोड का, और दूसरा प्लेट क्या होगा, कैथोड का। यहाँ पर जो एनोड की प्लेट यहाँ पर काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, यहाँ पर वो प्लस की तरह काम करेगा, और जो कैथोड की प्लेटें हैं वो माइनस की तरह व्यवहार करेगा। इसके पहले हम क्या जिक्र किए थे, इसके पहले यानी कि डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल में हम क्या बात किए थे, यहाँ पर एनोड जो था, एनोड किस में था, वो निगेटिव में था, यानी कि एनोड को हम निगेटिव में प्रदर्शित करते हैं और कैथोड को यहाँ पर पॉजिटिव में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दोनों में यही बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि एक जो यहाँ पर ये वैद्युत अपघटनी सेल की जो यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल में और यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल में, दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है वहाँ पर निगेटिव होता है, और यहाँ पर देखेंगे कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव की तरह काम करता है, यानी कि इसका एक सिरा जो है पॉजिटिव से जुड़ा होता है और कैथोड की सिरा जो है निगेटिव की प्लेट से जुड़ा होता है। तो यानी कि कैथोड को इस विलयन में, एनोड को इस विलयन में यानी कि डुबो देते हैं। तो यानी कि जब देखेंगे यहाँ पर ये जो विलयन हमारा है, ये विलयन हमारा किसका है, NaCl का गलित फॉर्म है। उस NaCl यानी कि यहाँ पर जो ये प्लस है, यानी कि यहाँ पर एक चीज ये भी बता दें कि कोई भी यहाँ पर जो प्लस होगा वो माइनस की तरफ आकर्षित होगा, जो माइनस में होगा वो इसमें किसकी तरफ होगा, जो माइनस होगा प्लस की तरफ आकर्षित होगा। यानी कि कह सकते हैं दुनिया का कोई भी चीज को एक यानी कि वहाँ पर कह सकते हैं अगर जो प्लस है तो माइनस की तरफ वो आकर्षित होगा, जो माइनस है वो प्लस की तरफ आकर्षित होगा। यानी कि जो ये विलयन है, NaCl का गलित विलयन है, उस विलयन में जो ये प्लस है, प्लस कौन सा है, Na प्लस है, और माइनस कौन सा है, NaCl माइनस है। तो यानी कि यहाँ पर दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। यहाँ पर देखिए एनोड की प्लेटें जो है प्लस होती है, तो यानी कि इसके ऊपर हमारा क्या यहाँ पर आएगा, इस विलयन से इसके ऊपर जो है क्या आएगा, यहाँ पर ये Cl माइनस आएगा, और ये प्लस जो होगा ये यहाँ पर इस प्लेट पर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो Cl माइनस को देख रहे हैं, Cl माइनस एनोड की प्लेट पर आएगा, और यहाँ पर ये Na प्लस जो है यहाँ पर किससे आएगा, यहाँ पर ये कैथोड की प्लेट है। इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज यहाँ पर बता दें, NaCl का निर्माण कैसे होता है। NaCl बनता कैसे है, NaCl का निर्माण, यदि आप ये चीज समझ रहे हैं तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। NaCl का निर्माण किस प्रकार से होता है उसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कोई सोडियम लेते हैं, यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और देखेंगे यहाँ पर जो Cl होता है, Cl देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस बनाता है।
तो यानी कि यहाँ पर यहाँ पर Na+ और Cl- जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो यानी कि यहाँ पर Na+ और Cl- ये जब आपस में दोनों मिलते हैं तो ये किसका निर्माण होता है? NaCl का निर्माण होता है। सेम इसमें देखेंगे, इस विलेन में जो यहाँ पर NaCl यहाँ पर Na+ है, तो यानी कि इसी का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा। तो यानी कि जो यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर Cl- देखेंगे किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पर ये Cl में होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहाँ पर निकालेगा। तो यानी कि Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर ये क्लोरीन में, कहने का मतलब यह यहाँ पर 2 क्लोरीन हो, ठीक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी पर यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पर एनोड पर जो अपक्रिया होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक तरफ देखेंगे एनोड पर अपक्रिया, और ये देखेंगे इधर जो होगा कैथोड पर अपक्रिया, कैथोड पर। अब एनोड पर जो अपक्रिया यहाँ पर होगा, ये क्या हो रहा है? एनोड पर यानी कि यहाँ पर क्लोरीन Cl- जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पर किस में बदल जा रहा है? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है। क्लोरीन माइनस जो है किस में बदल रहा है? इस प्लेट पर, यानी कि ये बदल रहा है ये Cl में, तो यानी कि प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 क्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cl2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसमें, इस विलेन में जो Cl- है, इस प्लेट पर जो है Cl2 गैस बनाता है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि Cl2, यहाँ पर Cl2 जो ये लिखा गया है, Cl2 ये क्या है? एक क्लोरीन गैस। यहाँ पर ये क्या है? क्लोरीन गैस। ये यानी कि एनोड पर एक क्लोरीन गैस मुक्त होता है। और वही चीज इसमें देखेंगे, यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है? यानी कि ये जो Na+ है, यानी कि Na+, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले करके ये इसमें बदल जाएगा इस प्लेट पर। यहाँ पर Na, यानी कि ये मेटल के रूप में, जो सॉलिड के रूप में यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर आपको प्राप्त होते हुए मिलेगा। यानी कि यहाँ जो इसके ऊपर जो मिला हुआ है, ये Na यानी कि सोडियम धातु, सोडियम यानी कि सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में इस प्लेट के ऊपर, यानी कि कैथोड प्लेट के ऊपर जमा होते हुए आपको दिखाई देगा। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं, तो जो अपघटन के, जो इसमें अपघटन हो रहा है, कह सकते हैं अपघटन के उत्पाद क्या बनाए हैं? यानी कि इस अपक्रिया का अपघटन, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत अपघट, यानी कि यहाँ पर जो बाहर से हम इलेक्ट्रोड को जोड़े हैं, तो इस विलयन में जो अपघटन कराते हैं, अपघटन कराने का मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन इसमें मुक्त हो रहा है, और यहाँ पर ये इसमें सोडियम इसमें मुक्त हो रहा है। यानी कि अपघटन होने के पश्चात, यानी कि इस विलयन में अपघटन होने के पश्चात जो अपक्रिया हो रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर एनोड पर, तो एनोड पर देखेंगे, एनोड पर क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होता है। यानी कि एनोड पर देखेंगे, एनोड पर क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कैथोड पर, यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा? यहाँ पर कैथोड पर देखेंगे, यहाँ पर सोडियम यानी कि मेटल का सॉलिड फॉर्म यहाँ पे प्राप्त होता है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर एक गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर, जो इसका विद्युत अपघटन कराने पर, जो यहाँ पर एनोड पर जो अपक्रिया होगी, एनोड पर यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस मुक्त होती है,
और कैथोड पर यहाँ पर सोडियम मेटल का यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बाद यदि इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में फिगर बना लीजिए। तो यानी कि इतना यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है इसमें एनोड पर प्लस और कैथोड पर क्या होता है, माइनस होता है। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये आ सकता है, जैसे यहाँ पर जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। यहाँ पर देखिए दोनों दो चीजें हैं। एक लिखा गया गलित NaCl का विद्युत अपघटन, यहाँ पर लिखा गया जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। दोनों का इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर देखेंगे दोनों में बहुत ही अंतर है। गलित का मतलब इसमें सिर्फ इसमें साल्ट को ही लिया गया था, साल्ट को गलाया गया था, उसके बाद उसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड को लगाया गया। जबकि इसमें जलीय का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है H2O और यहाँ पर देखेंगे NaCl को, यानी कि NaCl में H2O को मिला करके वहाँ पर उसका वहाँ पर एक विलयन बनाया जाता है। उस विलयन में यहाँ पर देखेंगे, उसी को हम यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो विलयन हमारा है, ये विलयन हमारा किसका है, यहाँ पे ये विलयन देखेंगे, यहाँ पे H2O और NaCl है। यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे Na+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl- और यहाँ पर देखेंगे H+ और यहाँ पर OH-। ये देखेंगे यहाँ पर Na+, Cl-, H+, OH-। इसमें ये चीज आपको मिलेगा। ये दोनों चीज आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि गलित NaCl एक पेपर में दो नाम से आता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गलित के लिए हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, और जलीय NaCl का विद्युत अपघटन जो है, हम ये चीजें आपको बता रहे हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है, ये जलीय NaCl का विद्युत अपघटन है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन में ये देखेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को यहाँ पर लगाते हैं। इसका विद्युत अपघटन करने के लिए, इस विलयन का विद्युत अपघटन करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा किसका होगा, यहाँ पर एनोड होगा, और दूसरा किसका होगा, ये कैथोड होगा। एनोड हमारा इसमें किसका यहाँ पर प्लस होगा, कैथोड देखेंगे यहाँ पर माइनस होगा। और इसका एक सिरा देखेंगे यहाँ पर, इसको हम बैटरी से इसका जोड़ देते हैं, यानी कि हमारा प्लस है। ये देखेंगे ये हमारा माइनस प्रदर्शित करता है, ये हमारा प्लस प्रदर्शित करता है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा बैटरी है। बैटरी से हम यहाँ पे ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा दे करके इस विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। तो जिसमें यहाँ पर एनोड पर यहाँ पर कौन सी क्रिया यहाँ पर होगी, यहाँ पर एनोड अर्थात ये प्लस है, ये यहाँ पर माइनस वाले को अपने ऊपर खींचेगा, और कैथोड जो है ये प्लस वाले को यहाँ से अपने प्लेट पर खींचेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है, इन दोनों में से जाएगा कौन यहाँ पर प्लेट पर। तो इसको ध्यान देना है कि इसमें देखेंगे जो यहाँ पर देखेंगे जो Na+ और H+ में जो देखेंगे जिसका यहाँ पर बहुत हल्का होगा, कहने का मतलब यहाँ पर जैसे खींचने पर जो चीज़ यहाँ पर हल्का, पहले ही जैसे कहा जाए कि अभी पानी में कुछ चीज़ें डिजॉल्व किया जाए, कुछ चीज़ें पानी में तैरने का बजाय वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हल्के होते हैं। तो जिसमें देखेंगे यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये सोडियम की अपेक्षा ये क्या होता है, हल्का होता है। सोडियम जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है, और हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही कैथोड ये अपने ऊपर जो है क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि H+ किधर गया, यानी कि इधर जाता है।
H प्लस किधर गया, यानी कि इधर जाता है। और इन दोनों में देखेंगे इसमें कौन इस प्लेट पर जाएगा, तो देखेंगे क्लोरीन OH से क्या होता है, हल्का होता है। तो यानी कि इस प्लेट से यहाँ से क्लोरीन देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, H प्लस देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दोनों जो अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रहा है, एक ये दोनों प्लेट H2 और NaCl का है, तो एक देखेंगे यहाँ पर ये इस पे कौन सा रहा, क्लोरीन आ, यानी कि यहाँ पर ये क्लोरीन माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन माइनस जो होगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी कि यहाँ पर बना लेगा यहाँ पर क्लोरीन प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। जब इसी को हम 2 यहाँ पर 2 क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर ये क्या बदल जाएगा, Cl2, यानी कि इस पे जो इस प्लेट पर हमारा बन रहा है Cl2 गैस, यानी कि एनोड की प्लेट पर यहाँ पे Cl2 गैस हमको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे इस प्लेट पर क्या होता है, यानी कि H प्लस किस में बदल जाता है, H2 में बदल जाता है, H2 में बदल जाता है। यानी कि H प्लस देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके H में बदल, यानी कि यहाँ पर 2 लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि यहाँ पर 2H2 में बदल जाएगा। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर त्याग रहा है उसको ये एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है किस में हो रहा है, ये एनोड पर अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया जो है क्या लिख दे रहे हैं, एनोड पर अभिक्रिया, और एक इस पे हो रहा है, एक कैथोड पर अभिक्रिया, यानी कि इस प्लेट पर हमारा क्या मुक्त हो रहा है, H2 गैस मुक्त। जो लिखने का तरीका है तो इस फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखेंगे, H2 गैस फॉर्म में यहाँ पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में बन रहा है, यानी कि अपघटन के उत्पाद कह सकते हैं, अपघटन के उत्पाद यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें एनोड पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Cl2 गैस बनता है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, कैथोड पर देखेंगे यहाँ पर ये H2 गैस बनता है। यानी कि इसको यहाँ पर नोट करेंगे ये चीजें, और इन दोनों में आपका पेपर में इन दोनों को आपको याद रखना है गलित NaCl के लिए, क्योंकि यहाँ पर विद्युत अपघटन के उत्पाद देखेंगे दोनों में अलग अलग बन रहा है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है। तो गलित NaCl के लिए विद्युत अपघटन क्या होगा, और यहाँ पर जलीय NaCl के लिए विद्युत अपघटन क्या होगा, दोनों का फिगर तो एक जैसा है, यहाँ पर देखेंगे दोनों का फिगर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर दोनों के यहाँ पर अपघटन के उत्पाद क्या हैं, दोनों के अलग अलग है। तो इसका यहाँ पर ये विशेष ध्यान देंगे। तो इसी के आगे हम यहाँ पर देखेंगे, इसी के आगे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं फैराडे का नियम। इसी के फैराडे का नियम यहाँ यहीं पर देखिए, इसको हम समझते हैं। यानी कि जो यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस यहाँ पर जो है इस प्लेट पर, यानी कि यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस एनोड और कैथोड पर कितनी मात्रा में बन रहा है, इसकी व्याख्या जो है कौन करता है, फैराडे करते हैं। तो फैराडे यानी कि यहीं से स्टार्ट होता है क्या, फैराडे का नियम। तो एक बार पुनः हम उसी को रिवाइज कर दे रहे हैं, यानी कि ये चीज तो यहाँ पे हमको जानकारी हो रहा है कि गलित NaCl में विद्युत अपघटन कराने पर एक प्लेट पर यहाँ पर क्लोरीन गैस बनता है और एक प्लेट पर यहाँ पर सोडियम, यानी कि यहाँ पर सोडियम धातु बनता है, और इसमें देखेंगे एक प्लेट पर क्लोरीन गैस बनता है, दूसरे प्लेट पर यहाँ पर H2 गैस बनता है। लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या जो है
यानी कि ये कितनी मात्रा में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसकी व्याख्या जो है आगे फैराडे का नियम करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं फैराडे का नियम जो है, यानी कि यहाँ पर जो कितनी मात्रा में यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि कितनी मात्रा में यहाँ पर जो प्लेट पर ये प्राप्त हो रहा है, उसकी व्याख्या जो है यहाँ पर फैराडे का नियम करता है। इसलिए अब हम आगे पढ़ेंगे फैराडे का नियम। इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, देखिए हर नियम एक दूसरे के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हर टॉपिक को गहनता से आप स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर को आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से आपका रिलेटेड है। एक टॉपिक जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका अगला टॉपिक कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे फैराडे का नियम देखेंगे। यहाँ पर फैराडे जो है, फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक, यहाँ पर लिख देते हैं फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके दो महत्वपूर्ण नियम दिए, जिसमें पहला नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम यहाँ पर क्या होता है उसको हम समझते हैं इसके माध्यम से। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि यहाँ पर इस फिगर में फैराडे का नियम ये कहता है कि इस विलयन से जितनी, यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर इसमें जितनी यहाँ पर ये आवेश प्रवाहित होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, बैटरी से जितनी अधिक मात्रा में आवेश प्रवाहित होगा, आवेश अर्थात यहाँ पर Q, जितनी अधिक मात्रा में ये आवेश को, यहाँ पर Q अर्थात कूलाम, Q आवेश कूलाम जितना अधिक यहाँ से प्रवाहित होगा, वहाँ इस विलयन से इस इलेक्ट्रोड पर उतनी ही अधिक मात्रा में अर्थात W और उतनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसमें प्रवाहित आवेश ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, इस पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा। यानी कि यहाँ पर फिर से समझेंगे हम, यहाँ पर इसमें फिगर में बताए हैं कि इस बैटरी से जितनी अधिक आवेश यहाँ से प्रवाहित करेंगे, यानी कि जितना अधिक कूलाम यहाँ से प्रवाहित होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में उस विलयन से इस इलेक्ट्रोड पर उतनी ही अधिक मात्रा में पदार्थ जो है प्राप्त होगा। पदार्थ का मतलब यहाँ पर जैसे क्लोरीन की मात्रा अधिक प्राप्त होगी या H2 की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर डिपेंड किस पे करता है, Q पर। अर्थात यहाँ पर ये मान लेते हैं जो पदार्थ की मात्रा को हम W से प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, यहाँ पर W के। यही हमारा क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। यानी कि यहाँ पर हम उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, इसी को हम लैंग्वेज में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर इसको नोट कर दिए हैं कि फैराडे का प्रथम नियम विद्युत अपघटन के दौरान, यहाँ पर देखेंगे विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई
पदार्थ की मात्रा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो या ये हो, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को यहाँ पर W से प्रदर्शित किए हैं। पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम Q से प्रदर्शित किए हैं, यानी प्रवाह के समानुपाती होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात यहाँ पर ये W क्या है, यहाँ पर ये पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Q के। यानी कि यहाँ पर ये प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि जितनी अधिक यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतनी ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्रा प्राप्त होगी। इसको यहाँ पर याद रखेंगे। तो जहाँ पर ये W क्या है, पदार्थ की मात्रा है, Q क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, ये कूलम में इसका मात्रक है। इसको हम मिटा देते हैं, आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, तो जिसको हम इसके आगे हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो Q की वैल्यू होता है, क्योंकि Q इक्वल टू होता है यहाँ पर I इंटू टी। यहाँ पर I क्या है, I देखेंगे एम्पियर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं I इक्वल टू क्या है, एम्पियर। I जो है ये क्या है, एम्पियर है। एम्पियर में धारा कह सकते हैं, एम्पियर में क्या है, ये धारा है। और T क्या है, T देखेंगे T सेकंड है, T इक्वल टू सेकंड है, यानी कि ये समय बताता है, यानी कि T इक्वल टू ये सेकंड में समय कह सकते हैं, ये समय बताता है ये चीज। यानी कि I इक्वल टू क्या है, एम्पियर में धारा है, T इक्वल टू सेकंड में ये समय है, T इक्वल टू यहाँ पर सेकंड है। तो तब यहाँ पर ये इसका इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में Q का मान रखने पर इसका मान इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q की जगह पर हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, I इंटू T के। तो यहाँ पर इसका अगर से हम यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाते हैं, इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू I इंटू T। जहाँ पे Z क्या है, जहाँ पे Z देखेंगे ये नियतांक, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है, नियतांक। कौन सा नियतांक है यहाँ पर, ये देखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यहाँ पर क्या है, नियतांक। यानी कि यहाँ पर ये Z जो है ये हमारा क्या है, ये नियतांक है। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि इसकी वैल्यू समझते हैं, यदि यहाँ पर इसमें बहने वाली धारा, यानी कि बहने वाली धारा जो है मान लेते हैं, माना यहाँ पर यदि ऐसा हो, यहाँ पर यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर और यहाँ पर और T इक्वल टू मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर T इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि इसका मान लेते हैं क्या, 1 सेकंड। तब यहाँ पर ये इसका मान क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू IT मतलब यहाँ पर 1 इंटू 1, तो यानी कि W की वैल्यू क्या हो जाएगा, Z। यानी कि एक हमारा ये नया फार्मूला मिल जाएगा, ये W इक्वल टू क्या है, Z, जहाँ पे Z क्या है,
जेड क्या है यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पे जेड देखेंगे नियतांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का नियतांक है। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे ये W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया है जेड, जहाँ पे जेड क्या है रासायनिक, ये जो है रासायनिक तुल्यांक, यानी कि यहाँ पर ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, कह सकते हैं अतः किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि जेड क्या हमारा होगा, ये जेड हमारा यहाँ पर नियतांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यही हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि दूसरा नियम, ये हमारा पहला नियम था फैराडे का प्रथम नियम। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे फैराडे के द्वितीय नियम, इसको आप सभी नोट कर लेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। यहाँ पर हम देखेंगे अब यहाँ पे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई 3 विद्युत अपघटनी विलयन है। यहाँ पर हम 3 विद्युत अपघटनी विलयन को मान लेते हैं, यानी कि एक हमारा एक है और यहाँ पर ये दूसरा है और यहाँ पर ये तीसरा। ये हमारा है प्रथम विद्युत अपघटनी विलयन। यहाँ पर ये फर्स्ट और यहाँ पर ये देखेंगे विद्युत अपघटनी विलयन, ये मान लेते हैं दूसरा विद्युत अपघटनी विलयन है। और ये हमारा क्या है विद्युत अपघटनी विलयन, ये मान लेते हैं तीसरा। यहाँ पर हम 3 प्रकार का यहाँ पर विद्युत अपघटनी विलयन को लिए हैं, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ये बताए हैं प्रथम विद्युत अपघटनी विलयन लिए हैं और विद्युत अपघटनी का सेकंड विलयन लिए हैं और विद्युत अपघटनी का यहाँ पर थर्ड विलयन लिए हैं। यानी कि यहाँ पर हम 3 टाइप का विलयन लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं इसमें हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इन तीनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी कि वो समान विद्युत धारा यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं I एम्पियर का, स्मॉल आई एम्पियर का इन तीनों में समान मात्रा में ये विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। यानी कि इसमें इन तीनों में बात करें, इन तीनों विद्युत अपघटनी विलयन में यहाँ पर इस समान यहाँ पर ये विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया जा रहा है। वो मान लेते हैं सभी जो है इसमें t सेकंड में प्रवाहित की जा रही है। मान लेते हैं यहाँ पर ए भी t सेकंड में, ए भी यानी कि समय सभी का क्या है बराबर है। यानी कि यहाँ पर बात करें एक लैंग्वेज में, मान लेते हैं इन तीनों विद्युत अपघटनी विलयन में t सेकंड में I एम्पियर का धारा में सभी में समान रूप से प्रवाहित करते हैं। तब यहाँ पर इस केस के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए यहाँ पर W यानी कि पदार्थ की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 अपॉन W1 इंटू Z1 IT। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा IT। और ये विद्युत अपघटनी विलयन का सेकंड में क्या हो जाएगा W2, यानी कि विद्युत अपघटनी विलयन के सेकंड पार्ट में पदार्थ की मात्रा अर्थात W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z2। यहाँ पर क्या हो जाएगा IT।
और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा W3, यानी कि यहाँ पर इस विद्युत अपघटनी विलेय के थर्ड के लिए, यानी कि पदार्थ की मात्रा W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा Z3 इंटू क्या हो जाएगा I इंटू T। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें W और W2, यानी कि यहाँ पर इसमें इन दोनों में अगर से बात किया जाए, यहाँ पर W अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर Z1 अपान यहाँ पर I इंटू क्या हो जाएगा T, और Z2 अपान ये क्या हो जाएगा IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या W1 अपान यहाँ पर हो जाएगा W2, अर्थात Z1 अपान क्या हो जाएगा Z2। कहने का मतलब यहाँ पर ये जितना अधिक इसमें यहाँ पर W की वैल्यू होगी उतना ही अधिक यहाँ पर ये Z होगा। Z हमारा क्या है रासायनिक तुल्यांक, यानी कि यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि कह सकते हैं इसको इस विलयन के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक जितना अधिक होगा उसमें उस पदार्थ की मात्रा क्या होगा उतना ही अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Z1, या कह सकते हैं W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2, क्योंकि एक दूसरे के सेम में लिखे हुए हैं। वही चीज अगर से हम W2 और W3 की बात करें तो वही इक्वेशन हमारा मिलेगा, यानी कि W2 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा W3, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर Z2 और IT अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा Z3 इंटू IT। तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि W2 अपान यहाँ पर क्या मिल जाएगा W3, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये Z2 अपान Z3। यानी कि यहाँ पर इसमें अगर से बात करें, यानी कि दोनों आपस में क्या है W2 इक्वल टू क्या है Z2, अर्थात यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर जितना अधिक इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर ये क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जितना अधिक होगा उसमें बनने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होगा उसमें उतना ही अधिक होगा। यही नियम क्या कहलाता है फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। इसी को हम यहाँ बगल में वर्डों में नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर तो फैराडे का यहाँ पर द्वितीय नियम क्या होगा वहाँ पर हम उसको नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इसी को यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में, यानी कि भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्राएं अर्थात जो W की वैल्यू है मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भारों के अर्थात ये जो Z की वैल्यू है तुल्यांकी भारों के क्या होता है समानुपाती होता है। यही नियम क्या कहलाता है फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। यही नियम हमारा क्या कहलाता है, इसी को फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। ये चीजें यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक से इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी विलयनों से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जो पढ़ाया गया है विद्युत अपघटनी विलयनों से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है, इसको आप इसको जो वीडियो में पढ़ाया गया उसका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है विद्युत अपघटन क्या है, निम्नलिखित के लिए विद्युत अपघटन के उत्पाद लिखिए। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट पूछा है
यानी कि पहला क्वेश्चन है गलित NaCl के लिए और दूसरा क्वेश्चन है जलीय NaCl के लिए। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए। यहाँ पर विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में आप शुरू से यदि देखेंगे, अगर से यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आए, आप वीडियो को दोबारा फिर से देखिए तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर यानी कि पेपर में किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसको आप देख करके बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।